और इसी बीच अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, चुनाव के बाद हारी हुई सीटों पर समीक्षा की गई है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, कानपुर अब बुंदेलखंड में हारे प्रत्याशियों की हार की रिपोर्ट तलब की गई। इंटरनल रिपोर्ट प्रदेश संगठन को सौंपेंगे भूपेंद्र चौधरी। प्रदेश संगठन के सभी पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए और बैठक में पदाधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। तो कल से हर एक लोकसभा की रिपोर्ट तैयार होगी और वजह जानने की कोशिश एमएलए को भी लगाया जाएगा। कल अवध क्षेत्र की हारी हुई सीटों की रिपोर्ट दी गई थी। और ये तय किया है कि अपने कार्यकर्ताओं को नीचे तक प्रवास करके और हमारे संगठन के लोगों से अलग अलग प्रकार की बैठकें करके उन सब विषयों की सूचनाएं, जानकारी एकत्रित करना है जिनके कारण राजनीतिक परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़ा राजनीतिक दल है और हम अपने विचार के आधार पर हम लोग काम करते हैं और जिस प्रकार के परिणाम आए हैं उन परिणामों को, उस जनादेश को हमने सहजता से स्वीकार किया है। हम जनता के निर्णय के आगे नतमस्तक हैं, लेकिन एक राजनीतिक दल के नाते, एक संगठन के, जो हमारी संगठन की व्यवस्था है उसके अनुसार हम लोगों ने अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लोकसभा के अनुसार प्रवास लगाकर उन सब विषयों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। उन सारी सूचनाओं को, जानकारी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हम लोग उन सब कारणों को दूर करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश को एक समृद्धशाली राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसे पूरा करेंगे। और ये दो देश के प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। कहीं ना कहीं कैबिनेट की पहली बैठक में वो चीजें प्रदर्शित भी हुई हैं। हमने 3 करोड़, हमारी सरकार ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाने का जो निर्णय लिया है और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है, हम सब लोग उसे मिलकर पूरा करेंगे। आज बैठक में पार्टी ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर, जैसा मैंने पहले बताया, कि हम उन सब कारणों को आपस में बातचीत करके निचले स्तर पर अपने साथी कार्यकर्ताओं से, सब लोगों से उन सब कारणों को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे जिन कारणों के कारण हम लोगों को अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आए। तो विकसित भारत का संकल्प कैसे पूरा किया जाए, इस बात का जिक्र और साथ ही हार पर मंथन किया गया। समीक्षा यानी कि अब रिपोर्ट तलब करना होगा। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से अहम खबर, सोनभद्र हादसे का सीएम ने संज्ञान लिया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र से सड़क हादसे का संज्ञान लिया। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के लिए निर्देशित किया है कि समुचित उपचार किया जाए। जो इस हादसे का शिकार हुए, जख्मी हुए, इस हादसे में फिलहाल उचित इलाज मुहैया हो। लखनऊ से खबर, नकली खाद्य बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी हुई है। एसटीएफ ने कुर्सिया रोड पर पकड़ी नकली खाद्य की फैक्ट्री। एसटीएफ और कृषि विभाग ने की संयुक्त छापेमारी। 3 लोगों को एसटीएफ की टीम ने मौके से दबोचा है। मकान में छापेमारी कर नकली अवैध गोदाम पकड़ा गया है। फैक्ट्री का मालिक मौके से फरार। एसटीएफ आईपीएल ब्रांड के नाम से अवैध जो खाद तैयार हो रहा था
वो माल बरामद किया गया। इस छापेमारी के दौरान लखनऊ और आसपास के जनपदों में ये बिक्री का काम करते थे। तो एसटीएफ की छापेमारी में ये निकल कर सामने आया। जिला कृषि अधिकारी ने फैक्ट्री को सीज कर 6 नमूने भी सैंपल लिए हैं और 1 साल से मकान में ये फैक्ट्री चल रही थी। तब इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शिवा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवा, क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, फिलहाल 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो एसटीएफ की और जो कृषि विभाग की जो टीम थी। कल जिस तरीके से उसने बख्शी का तालाब इलाके में कल छापेमारी की और नकली खाद्य फैक्ट्री बनाने वाली जो फैक्ट्री थी उसका भांडाफोड़ किया। ये एसटीएफ की तरफ से बताया गया है कि आईपीएल ब्रांड के नाम से जो अवैध खाद तैयार की जा रही थी वो सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि आसपास के सभी जनपदों में उसकी बिक्री की जाती थी और इसका किसी भी तरीके से परमिट नहीं था। और ये जो महिंगवा थाना क्षेत्र है उसके अंदर जो एक गांव आता है उस इलाके में ये फैक्ट्री लगातार पिछले कई साल से चल रही थी। तकरीबन ये अंदाजा लगाया गया है एसटीएफ के अधिकारियों द्वारा कि 25 साल से ये फैक्ट्री वहां पर चल रही थी और जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें से एक वो मकान मालिक है जिसके घर में ये फैक्ट्री चल रही थी। राजू, संजय कुमार और नीरज, तीनों को ही पुलिस हिरासत में दे दिया गया है। और फिलहाल जो कृषि अधिकारी हैं उन्होंने उस खाद फैक्ट्री के अंदर जो सामान मिला है नकली खाद बनाने का उसके नमूने भी लिए हैं और उस पूरी बिल्डिंग को, उस पूरे परिसर को सीज कर दिया है। तो फिलहाल जो एक एफआईआर की कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन ये बड़े नक्सस तलाशने की कोशिश की जा रही कि इसके पीछे आखिरकार है कौन। बिल्कुल शिवा, ये कहां पर सप्लाई, क्योंकि 1 साल से कहा जा रहा है कि 1 साल से इस मकान में किया जा रहा था और काफी सामान जो है वो भी बरामद किया गया है, जो खाद्य सामग्री है, और कहां पर सप्लाई की जाती थी, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, लखनऊ बाराबंकी का बॉर्डर है और सुनी, और इटौंजा के कुर्सी रोड स्थित कन्हईपुर कुमरावा गांव है और इसी गांव में ये जिस इलाके में फैक्ट्री पकड़ी गई है, ये एसटीएफ के अधिकारियों ने बताया है कि पिछले 1 साल से इसी मकान में फैक्ट्री चल रही थी। लेकिन इससे पहले इसी इलाके में एक और मकान था जहां पर 24 साल से इस फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। तो 25 सालों से ये इस नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का जो संचालन हो रहा था वो सीतापुर के रहने वाले एक शख्स की तरफ से किया जा रहा था, जिसका नाम जो मालिक है सागर शुक्ला है। वो फिलहाल अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, जो पूरा मटेरियल देता था। तो ये कहा जा सकता है कि न सिर्फ लखनऊ बल्कि जो बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी और जितने भी आसपास के सभी जनपद है इसमें इन नकली खाद फैक्ट्री की ज्यादा सप्लाई होती थी। तो फिलहाल एसटीएफ का एक काम ये भी है कि जो इसका मालिक है, जो खाद्य पदार्थों की जो सप्लाई करता था जिससे नकली खाद बनाई जाती थी, सागर शुक्ला, उसकी गिरफ्तारी करेगी और उसके जरिए उन लोगों से पूछताछ करेगी कि आखिरकार इन 25 सालों में उसने इस नकली खाद फैक्ट्री से कितना पैसा कमाया और किन किन जिलों में उनकी सप्लाई थी और इस अवैध काम में किन किन का संरक्षण सागर शुक्ला को प्राप्त था। ये जरूर एक जांच का अहम विषय होगा। सोनी, शुक्रिया शिवा इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जो एक खाद्य सामग्री जो उपलब्ध कराता था, फिलहाल वहां तक पहुंचने की कवायद एसटीएफ की जारी है। बढ़ते आगे, इसी बीच लखनऊ कानपुर से माफ कीजिएगा खबर सामने आ रही है। केडीए की 140वीं बोर्ड बैठक जारी है और बैठक में शहर विकास के 13 बिंदुओं पर मंथन किया गया। मंडलायुक्त अमित गुप्ता की अध्यक्षता में ये बैठक, डीएम आर.के. सिंह बैठक में शामिल और नगर आयुक्त शिव शरण रप्पा बैठक में शामिल, उपाध्यक्ष मदन सिंह सहित आला अधिकारी भी शामिल।
करीब 2031 महायोजना पर विशेष मंथन किया गया इस बैठक के दौरान। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सारिका गुप्ता जुड़ी हुई हैं, संवाददाता। सारिका, क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, कानपुर विकास प्राधिकरण की जो समग्र विकास को लेकर शहर के चौमुखी विकास के साथ साथ जनमानस की जो सुविधाएं हो, समस्याएं, उनके निस्तारण और लोगों को आवासीय योजना का लाभ मिल सके, इसके तहत आज कानपुर विकास प्राधिकरण की 140वीं बोर्ड बैठक का आयोजन हुआ और मंडलायुक्त अमित गुप्ता की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हो चुकी है। बैठक में लगभग 13 एजेंडे थे। 2023, 24 और 25 का जो बजट था वो भी रखा गया, जिसको मंजूरी मिली और उसके साथ साथ कई ऐसी नई योजनाएं हैं उनको मंजूरी मिली है। और अब जो है यह बैठक जो है संपन्न हो चुकी है। और हम अपने दर्शकों को जरूर बता दें कि कानपुर विकास प्राधिकरण जिस तरीके से अपने बचे हुए फ्लैट हैं उनको बेचने के लिए नई स्कीमें लॉन्च कर रहा है, उसके जो प्राइस है उसको फ्रीज कर दिया गया है। उसके साथ साथ कानपुर बोट क्लब में अब नई तकनीकी और नई सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराएगा। तो इस तरीके के जो विकास के मुद्दे हैं उन पर चर्चा हुई है और अब यह बैठक संपन्न हो चुकी है। शुक्रिया सारिका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कानपुर विकास प्राधिकरण से इन 13 अहम बिंदुओं पर चिंतन और मंथन किया गया है इस बैठक के दौरान, यानी कि वो तमाम विकास योजनाओं को जल्द ही विकास योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। और इसी बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से आपको खबर बता दें, तो 2 बदमाशों ने घंटी बजाकर दरवाजा खुलवाया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। लखनऊ से यह अहम खबर। पीजीआई के वृंदावन सेक्टर 7 की यह घटना सामने आ रही है। तो बदमाशों ने दिन दहाड़े उत्पात मचाया है। आरएसएस की सदस्य के घर लूट की कोशिश की गई। तो तमंचे के दम पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दो बदमाशों ने घंटी बजाकर दरवाजा खुलवाया और इसके बाद तमंचे के दम पर वारदात को अंजाम दिया।
शिवा शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शिवा, अब चोर इतना शातिर हो चुके हैं कि एक नॉर्मल तरीके से जाते हैं। अभी तक चोरी छिपे वारदातों को अंजाम देते थे और अब फिलहाल दरवाजे की बेल बजाते हैं और इसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यानी कि खौफ खत्म हो चुका है प्रशासनिक कार्रवाई का। देखिए, बिल्कुल लखनऊ में इस तरीके ही आलम है कि दिन दहाड़े लूट की कोशिश की जाती है, किसी को गोली मार दी जाती है। और इसी तरीके के वाकया पीजीआई इलाके में देखने को मिला है, जहां पर सेक्टर 7 में जो आरएसएस की सदस्य हैं सावित्री, उनके घर में लूट की कोशिश हुई है। हालांकि ये बताया गया है कि जो आईटीआई गोंडा से रिटायर हैं जयप्रकाश सिंह, उनके घर की डोरबेल बजाई जाती है और जब वो दरवाजा अपना खोलते हैं तो दो लोग उनके घर पर अस्पताल का बहाना पता पूछने के बहाने उनके पास खड़े रहते हैं, पानी मांगते हैं। और जब वो पानी लेकर के वापस आते हैं तो उनकी कनपट्टी पे तमंचा तान करके उनके घर में लूट की कोशिश की जाती है। लेकिन उसी दौरान उनकी पत्नी, जो कि छज्जे पे आ गई होती है और उस पूरी वारदात को देखती है, तो शोर मचाती है और आसपास के लोगों को बुलाती है। और इतना ही घटना से जो दोनों बदमाश थे वो जयप्रकाश को छोड़ करके चले जाते हैं। तो फिलहाल इस पूरी घटना पे लूट की जो कोशिश थी वो हुई है, लूट नाकाम रही है। लेकिन फिलहाल बड़ी बात ये भी है कि बुधवार की ये घटना है, बुधवार से लेकर शुक्रवार यानी कि दो दिन बीत चुके हैं, 48 घंटे का समय बीत चुका है। लेकिन पुलिस कह रही है कि इस पूरे मामले में जांच ही हो रही है, अभी तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो पुलिस के अधिकारियों ने कहा खंगाले जा रहे हैं और जरूर इसमें कोई भी हमको तथ्य आगे मिलता है तो इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया शिवा इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल 2 दिन पुराना ये घटनाक्रम सामने आ रहा है। 48 घंटे बीत जाने के बावजूद भी प्रशासनिक कार्रवाई में जांच का हवाला दिया गया है। और इसी बीच एक और अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, सेप्टिक टैंक में 3 श्रमिकों की मौत का मामला है। 3 श्रमिकों की मौत मामले में एनएचआरसी ने रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय मानव अधिकारी आयोग ने यह रिपोर्ट तलब की है। तो मुख्य सचिव और डीजीपी से यह रिपोर्ट मांगी गई है। तो मुख्य सचिव और डीजीपी से यह रिपोर्ट तलब की गई है। वजह जानने की कोशिश, फूड आउटलेट के सेप्टिक टैंक का ये पूरा मामला, 3 श्रमिकों की मौत हुई है। तो अब अधिकारियों को यानी कि अफसरों को विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार ने ये रिपोर्ट मांगी है, तलब की है मुख्य सचिव और डीजीपी से। शिवा शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शिवा, 3 श्रमिकों की मौत के मामले में अब एनएचआरसी ने रिपोर्ट तलब की है। देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसने 3 श्रमिकों की मौत जो लखनऊ के एक इलाके में हुई थी, जो सेप्टिक टैंक के गिरने से उनकी मौत हुई थी, उस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी उत्तर प्रदेश से। ये जरूर कहा गया है कि इन तीनों की मौत के मामले में जो लोकल थे उनकी तरफ से लापरवाही बरती गई। जो सेप्टिक टैंक था, जब उसमें मोटर सही कराने के लिए 3 श्रमिकों को उतारा गया तो उसमें कोई भी सुरक्षा प्रबंध नहीं थे। तो इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए खुद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी और मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की और जल्द ही जल्द रिपोर्ट आख्या जो है उनके समक्ष पेश करने को कहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल रिपोर्ट अब तलब करनी होगी इस मामले में। कानपुर से अहम खबर, डॉक्टर दीक्षा तिवारी की मौत का मामला सामने आ रहा है। मेडिकल कॉलेज की छत से गिरकर मौत हुई है और के न्यूज से डीसीपी सेंट्रल की खास बातचीत भी हुई है।
है ही चूतिया, बोलना क्या है। छत से गिरकर डॉक्टर दीक्षा तिवारी की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने डॉक्टर दीक्षा तिवारी के 2 दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। हमारे साथ डीसीपी सेंटर आर एस गौतम सर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, पूछताछ भी हुई है, अब क्या निकल के सामने आया? कल जो है मृतका का पोस्टमार्टम हुआ था, जिसमें ब्रेन की जो में चोट के संबंध में जो सिर में चोटें आई हैं, उसके तहत मृत्यु होना पाया गया है। और जो है पीएम के बाद जो है डेड बॉडी लेकर के जो है उनके परिजन गए थे, जहां पर अंतिम संस्कार कर दिए हैं। परिजनों ने किसी प्रकार की कोई तहरीर आज नहीं दिया है और फोरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मेरे द्वारा या पूरी टीम के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। अभी तक जो है दोनों सहयोगी जो डॉक्टर थे साथ में मृतका के साथ में, उनसे भी पूछताछ की गई तो उन्होंने ही हादसे की बात बताई है और फिर भी इसमें सारे तथ्यों की अभी जांच की जा रही है। सर, मेडिकल कॉलेज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसमें कहा जाता है कि ये तीनों डॉक्टर यहाँ नहीं रहते थे, उसके बाद भी कहीं ना कहीं 1:30 बजे छत पर पहुंच गए। क्या इस पर भी कोई जांच चल रही है कि कैसे वो लोग पहुंचे मेडिकल कॉलेज से? कुछ आप लोगों ने बातचीत करी हो? ये मेडिकल कॉलेज से अभी 1.5-2 महीने पहले ही जो है पास आउट हुए हैं और इनके अब जो है पोस्टिंग में 2 लोगों की मेरठ में हुई थी और एक की यहीं कानपुर में हुई थी। और ये जो है अपने घर में पार्टी किए थे, उसके बाद पुनः जो है मेडिकल कॉलेज कैंपस में पहुंचे थे कि अपना मेडिकल कॉलेज कैंपस घूम लिया जाए। और उसी दौरान जो है बिल्डिंग के अंतिम जो है फ्लोर में 5वीं फ्लोर में पहुंच गए और जिसमें एक डक था, उसमें डक में बैठने का जो है ऊपर सीमेंटेड था, बैठने का प्रयास किए तो धंस गया और नीचे चले गया। जिसके बाद इन्होंने तत्काल पुलिस को भी सूचना दिया, हाईलाइट अस्पताल में ले जाया गया, जहां उपचार के बाद जो है के दौरान ही जो है उसकी डेथ हो गई। सर, मृतका के पिता ने तहरीर नहीं दी, लेकिन कहीं ना कहीं वो पुलिस की जांच पर कल सवाल खड़े कर रहे थे। सारे तथ्य उनको अवगत कराए गए हैं। यदि कुछ भी उनको देते हैं, कुछ भी लिख पढ़ करके, और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सारी जो है तथ्यों की जांच फोरेंसिक की टीम और सब चीजें सीसीटीवी फुटेज में सारे तथ्य संकलित किए गए हैं। जो भी नए तथ्य कोई सामने आते हैं तो उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी सेंटर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मृतका डॉक्टर दीक्षा तिवारी के पिता ने अभी कोई तहरीर नहीं दी। अगर वो तहरीर देते हैं तो सभी तथ्यों की जांच की जाएगी। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि जो दो उनके डॉक्टर मित्र हिरासत में लिए गए थे, उन्होंने हादसे की बात स्वीकारी है। हालांकि पुलिस अभी भी जांच कर रही है, सीसीटीवी समेत अन्य पहलुओं पर जांच की जा रही है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज इंडिया। मेरठ से खबर है, 4 बिजली अफसरों पर गाज गिरी है। घटिया एलटी लाइन केबल लगाने को लेकर यह गाज गिरी है। कार्रवाई हुई। गाजियाबाद के अधिशासी अभियंता शेर सिंह निलंबित किए गए हैं और मुरादाबाद विद्युत भंडार एक्सीएन रोहतास जंगपांगी भी सस्पेंड किए गए हैं। मुरादाबाद विद्युत भंडार के एई मनोज भी निलंबित किए गए। एक बड़ी कार्रवाई की तस्वीर सामने आ रही है। एमडी की कार्रवाई से हड़का। मेरठ से खबर है, महिला को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया गया है। नहाते वक्त बनाया गया वीडियो, फिर ब्लैकमेल किया गया और बच्चों की गर्दन पर चाकू रखकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। तो पुलिस से शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं हुई। एसएसपी से पीड़िता ने कार्रवाई की मांग की है और पल्लवपुरम थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। मामला ये है, मैंने एक लड़का रहता है, उनने पहले वीडियो बनाई 14 तारीख में। उनने वीडियो बना के मुझे दिखाई भी, दिखा कर धमकाया, डराया मुझे। उसने नहाते वक्त वीडियो बनाई थी। हमारा खुला है ना, नीचे बाथरूम नहीं है, उसने ऊपर छत जाल पे से वीडियो बना दी थी। उसने वीडियो बनाई और मुझे दिखाई भी और लड़के को धमका, लड़के के नाड़ पे चक्कू भी रखा और मुझे डरा धमका के। उस टाइम मेरे पति चले गए थे काम, गन्ने के रस का काम है ना हमारा। 10 बजे के करीब आया था सीढ़ी चढ़ के और उन्होंने वीडियो बनाई और डराया धमकाया। मेरी लड़की को भी मारने की धमकी दी कि तू मेरे साथ संबंध नहीं बनाने की, तो
इसे भी मार दूंगा और तेरा पति तो काम करता ही है, उसे भी मार दूंगा मैं। उसका नाम विशाल है, वो बराबर में ही रहता है, सीढ़ी चढ़ के अब भी परेशान कर रहा है। वो सीढ़ी चढ़ के कभी भी आ जाता है। वो उसने घर में रहना भी भारी कर रखा है। बिजनौर से खबर, बाइक और ई रिक्शा में जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हुई है। हादसे में एक गंभीर रूप से घायल, मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायल को भर्ती कराया। बाइक सवार दोनों युवक देने जा रहे थे पेपर। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के नगीना रोड पर यह हादसा हुआ। कौशाम्बी में सिपाही की दबंगई सामने आई है। 10,000 घूस नहीं देने पर मजदूर को पीटा गया है। जंगलिया बबूल का पेड़ काट रहा था। मजदूर और पीड़ित मजदूर ने एसपी से मिलकर शिकायत की है इस मामले की। मंझनपुर थाने के तैनात थाने में ये सिपाही है, जिसका नाम रमाकांत यादव बताया जा रहा है। तो पीड़ित मजदूर ने इस बात की शिकायत की है, एसपी से मिलकर शिकायत की गई। मंझनपुर थाने में तैनात है ये सिपाही, रमाकांत यादव नाम बताया जा रहा है इसका। कौशाम्बी में सिपाही की दबंगई सामने आई। बरेली से खबर, पेड़ से लटका मिला युवक शव संदिग्ध अवस्था में पाया गया। युवक शव दुष्कर्म का आरोपी मृतक युवक बताया जा रहा है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मौके पर जाकर जांच पड़ताल में जुटी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आंवला थाना क्षेत्र के रसूला गौटिया के ट्यूबवेल की यह घटना बताई जा रही है। और इसी बीच दिल्ली से खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। तो बुद्ध जयंती पार्क दिल्ली कैंट के आसपास बारिश, 3 से 4 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली से अहम खबर, अगले 2 घंटों में दिल्ली में बारिश हो सकती है। और इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, यूपी में 28 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टी 28 जून तक और बढ़ाई गई है। बेसिक शिक्षा महानिदेशक ने यह आदेश जारी किया है। तो गर्मी को देखते हुए, भीषण गर्मी को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।
इसी बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से आपको खबर बता दें, बाढ़ से फसलों के बचाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि मॉनसून आने से पहले ये तैयारियां तेज। सरकार ने तैयारियां शुरू की। फसलों को बाढ़ से बचाने के लिए विस्तृत कार्य योजना पर काम किया जा रहा है। जो बेमेत फसलों के रखरखाव के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। लखनऊ से अहम खबर, तो बाढ़ में फसलों का बचाव कैसे किया जा सके, इसको लेकर अब तैयारियां शुरू। तो योगी सरकार ने कार्य योजना की शुरुआत कर दी है मॉनसून आने से पहले। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है वाराणसी से। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा है, 2 दिवसीय दौरा। दौरे को लेकर तैयारियां तेज। 18 जून को 2 दिन के लिए वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।